हेलो दोस्तों, आज ये मेरा फर्स्ट सीरीज है एनसीईआरटी क्लास 6 का, जो यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 6 से 12 तक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 6 क्लास का, जो फास्ट रीडिंग करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इधर कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, आपको दिख रहा होगा अच्छा से। इकाई फर्स्ट में 2 अध्याय है, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में 2 अध्याय है। उसके बाद सेकंड में 1 अध्याय है। उसके बाद थर्ड में 3 अध्याय है। फोर में 2 अध्याय है। हम एक एक अध्याय एक वीडियो में डालेंगे, फिर अगला वीडियो में दूसरा अध्याय को डालेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अध्याय, विविधता की समझ। यहाँ से है, ये देखिए, ये आपको अच्छा से दिख रहा है। चलिए, इसमें दोस्तों देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, बस हमें फास्ट रीडिंग करना है। एनसीईआरटी में क्या है क्या नहीं है, ये एक बार समझ लें। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक की तरफ चलेंगे, उसको रीड करेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। देखिए, ये खाली बक्से में आप अपनी चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य चित्रों जैसा ही है? हो सकता है आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। ये यहाँ पे बताया है कि हम एक जैसा नहीं है, उसी तरह हमें सबसे अलग बनना है। दोस्तों, आप आराम से तैयारी करते रहिए। हमें बस सभी से अलग बनना है। भिन्न यानी यही कह रहा है कि सबसे अलग है, ठीक है। सेकंड पेज पे है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसा है। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती हैं? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाब से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसा किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं, और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। हमें दोस्तों सबसे अलग ही बनना है। तैयारी चुपचाप से करते रहना है, किसी को नहीं बताना है कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक है तो आप पढ़िए, अगर नहीं है तो आप यहाँ से फास्ट रीड एक बार कर सकते हैं।
बाकी स्टैंडर्ड बुक आप मंगा सकते हैं, ठीक है। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। देखिए दोस्त, सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरह हिंदी अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा था। और यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। मैंने कहा। उसके बाद चूँकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उससे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है और उसके साथ फैमिली के बारे में बताया। उसके बाद हो गया कि चलो बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम
समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम क्या है? ठीक है, आपका नाम क्या है? यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगा गई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है हवा, पवन और पवन पुत्र। ये एक दोस्त देखिए, ये मैंने अंडरलाइन पहले से किया है। ये एक टॉपिक एक शब्द हो गया, जैसे समीर का अर्थ हो गया हवा, पवन और पवन पुत्र। नहीं, ये है सॉरी, हवा और पवन। पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरह देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ। वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। ये अंतर लिखना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये देखिए, आपको दिख रहा है ना सब? देखिए, अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था और न उसे अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरे समीर दो आखिर कहाँ है। जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है और वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि में विविधता की पहलू है। ठीक है, ये बताया कि दोनों का खान पान, रहन सहन, पहनावा अलग है, फिर भी दोनों दोस्त बने।
आगे है, अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं है, बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीब और अमीर विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए दिया है यहाँ, जैसे अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए तो यहाँ आपको नहीं दिक्कत, देखिए ठीक है। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती और आप बस वही बन सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। ये विविधता के बारे में समझाया है, ठीक है। जैसे विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, ठीक है। यहाँ से अब देखते हैं। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होगी जो आपसे बहुत अलग होगी। आपने शायद उसके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उसके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उसकी भाषा भी सीखी होगी। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानी पसंद होगी, ठीक है। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर
प्यार और सम्मान के किस्से लिखें। प्यार और सम्मान के किस्से लिखें। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हैं, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल के अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर वे कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे। देखिए, ये बॉक्स में एक दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक चित्रकार या कहानीकार जो इस जगह पर रहती है, और ऐसी जगह के जीवन पर एक कहानी लिखिए या चित्र बनाइए। क्या आप सोचती हैं कि आपको ऐसी जगह में रहने में मज़ा आएगा? कुछ 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिनकी कमी ऐसी जगह में सबसे ज़्यादा खलेगी। अब देखिए, यहाँ से है, भारत में विविधता क्या है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ से आप लोग ध्यान से अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। ये देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं, उसके बाद देखिए, अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें? ये एक क्वेश्चन हो गया कि हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। पानी के जहाज़ में, घोड़े या ऊँट पर बैठकर जाते फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर-बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन-सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ें वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था।
उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर आप अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं उसने भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहर में अक्सर लोग यह भूल जाते कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के दो भाग, ठीक है, लद्दाख और केरल के बारे में उदाहरण के जरिए इस समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक का क्या असर पड़ता है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा देखेंगे अच्छा से। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर है और इन दोनों क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े, व्यवसाय, पेशों को कैसे प्रभावित करती है, उनका सूची बनाइए। अगर आपके पास एटलस है तो देखिएगा, अगर नहीं है तो मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, उसका भी करेंगे, एटलस का भी, ठीक है। पहले एनसीईआरटी कवर कर ले। देखिए यहाँ पे रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनके गुजर पर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं, ठीक है। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। सॉरी, मैं यहाँ से आप लोगों को पढ़ दी, यहाँ से नहीं, यहाँ से। सॉरी, ये मैं वीडियो में देखने लगी इसीलिए मुझे ध्यान नहीं गया। यहाँ देखिए, लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म के बकरी पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है जो लद्दाख जम्मू कश्मीर में, ठीक है, इसमें एक अलग किस्म की बकरी पालती हैं उससे जिसे क्या मिलता है, पश्मीना ऊन मिलता है। ये याद रखिएगा, जो लद्दाख में पश्मीना ऊन, ठीक है। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल
बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती है। कश्मीर में ही ये है टॉपिक, पश्मीना शालें जो है कश्मीर में बुनी जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये जो है, पहले जब मैं पढ़ी थी तो ये पेंसिल से अंडरलाइन की थी, और ये देखिए जो आपको याद रहेगा, साथ में हमें भी याद रहेगा। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। अब यहाँ से रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने जाने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। ये देखिए, ये टॉपिक जब हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें इसका नोट्स उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक बार देख लेंगे कि जो यहाँ पे जैसे हो गया लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था। बौद्ध धर्म के बारे में ये बताया है। पूछ भी सकता है कि तिब्बत, ठीक है, तिब्बत में बौद्ध धर्म कहाँ से है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा तिब्बत का ग्रंथ है। ये देखिए, ये एक है, ये मैं पहले से ही अंडरलाइन की थी। तिब्बत का ग्रंथ क्या है? केसर सागा है। लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए केरल के बारे में यहाँ बताया है। पहले लद्दाख के बारे में पढ़े, ठीक है। अब यहाँ केरल के बारे में। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है केरल। बताइए कि हमारे भारत के मैप में नीचे, ऊपर, दाएं बाएं किधर है, ठीक है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। ये एक जो अंडरलाइन में पहले से की हूँ, यहाँ देखिए दोस्तों, ये है, अच्छा से नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये देखिए, ठीक है। ये हम केरल में काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना था। आपको पता होगा, जो हम हिस्ट्री में पहले पढ़े हैं, केरल के तट पे कौन आया था, आप बताइए, ठीक है। फिर मैं आपको हिस्ट्री का भी वीडियो दूंगी, हर सब्जेक्ट का, जो NCERT
6 से 12 तक। ठीक है, पहले इसे हम ख़त्म कर लें उसके बाद। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। देखिए, एक यहाँ भी जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये अच्छा एक लाइन है। जो ईसा मसीह यानी ईसाई धर्म बोल सकते हैं कि ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? इन्हें है, ये संत थॉमस को। ठीक है, संत थॉमस को। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए और इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, उसने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की एक बड़ी इज्जत थी। यहाँ देखिए, यहाँ आ गया ना, यहीं पर लिखा हुआ है, हिस्ट्री का भी है इसमें थोड़ा सा, कि वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे, जो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्र का रास्ता जाना। क्वेश्चन में ये भी आता है कि वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह जो है वहाँ पे उतरे थे। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से जहाज से आए थे। ठीक है, इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। जिनके व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं, वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। केरल के बारे में ये देखिए, ये जो है ये केरल के बारे में बताया है कि वहाँ के लोग ये जो है ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। क्या है ये हम इसे कर सकते हैं कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। अधिकतर वहाँ के लोग क्या खाते हैं? मछली, सब्जी और चावल। अब ज़्यादा नहीं है दोस्तों, देखिए ये है, बस नहीं है। ठीक है, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को आपको नहीं दिख रहा है अच्छा से, ये देखिए। ठीक है, दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारी ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा।
इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उन नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता, ठीक है, ये बता रहा है कि विविधता में एकता क्या है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेज़ों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेज़ों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। यहाँ इस बात को दिखाया है कि हम अगर एक होकर कोई भी लड़ाई अगर लड़ें तो हम उसे पा सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए हमें धैर्य की ज़रूरत होती है। इसीलिए दोस्तों आराम से पढ़िए, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इधर उधर करेंगे, यानी कभी ये बुक देखे कभी वो बुक देखे, कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको NCERT और एक स्टैंडर्ड बुक, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। मैं भी एक तैयारी ही करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी अपने साथ ही तैयारी करवाती हूँ। जो गांव में बैठी हुई हैं लड़कियां, उनके पास ये सोर्स ऐसा नहीं है कि NCERT हो गया, हमारे पास पैसा है जो सारे बुक हम खरीद ले। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आपको भी साथ ही तैयारी करवाते हैं, ठीक है। चलिए, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए जालिया बाग में हम गोली खा के सोए जालिया बाग में हम, सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के सहारे। हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भीगो के जाना। दिन खून के हमारे, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। भारतीय जन नाट्य संघ
ठीक है। जालियांवाला बाग में क्या क्या हुआ था आपको अगर पता होगा तो अच्छा है। सोचिए क्या क्या कैसे हुआ था, उस समय अगर हम लोग होते तो क्या करते। यह गीत अमृतसर में हुई जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उस शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। गोलियां चलाने वाला पता है कौन था? जो जनरल डायर था, वही चलवाया था। देखिए कितना दुष्ट था। ठीक है। जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे महिला पुरुष, हिंदू मुस्लिम एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की यहाँ की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का किताब का नाम था भारत की खोज। ठीक है। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसके विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ये याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ही है जो भारत में विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में, ये देखिए यहाँ से ये अंडरलाइन करते हैं, ये है लाइन जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इस अपने शब्द में लिखिए। इसे अपने शब्द में लिखना है। एक ये तो बात आपको पता होगा ही, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रगान का रचयिता है। ठीक है। ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, ये जो है हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये आप एक बार देख सकते हैं और ना इसका कोई वो नहीं है। ठीक है। और ये देखिए अध्याय 2 है यहाँ से। ठीक है। अध्याय 2 में है विविधता एवं भेदभाव। अगला वीडियो में हम देखेंगे विविधता एवं भेदभाव का। ठीक है। रीडिंग करेंगे। ये देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है। यानी
10 पेज है, 10 में 9 ही पेज हमें होगा। एक तो ये हो गया, कार्टून हो गया, ये भी 8-9 पेज है। दूसरे वीडियो में बताएंगे। ओके, बाय बाय। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा और हमें कैसा आपको रीड करवाना चाहिए। जैसे मैं करती हूँ आपको वैसे ही मैं दिखा दी कि मैं कैसे अपने घर पे पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाय बाय।